सो हेलो स्टूडेंट्स। एंटीना एरे की अपन स्टडीज़ कर रहे थे और उसी टॉपिक को अपन अब आगे लेके जाएंगे। एंटीना एरे के बारे में अपन ने पढ़ा था, किस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीना को अपन किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये अपन ने सीखा था कि मतलब बहुत सारे अगर एलिमेंट है और एलिमेंट किस मैनर के अंदर अरेंज है ना, बेसिकली वो किस मैनर में अरेंज है, तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से जो है अपन एरे को डिवाइड करते हैं। एंटीना के एरे को अपन जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था कि अगर एक ही प्लेन में अगर अरेंज हो तो फिर उनको प्लेनर एंटीना एरे बोलते हैं, और एक अगर डायमेंशन में अरेंज हो तो उसको सिंगल डायमेंशन एरे बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर प्लेन में होंगे, मतलब अगर अपन को एक्स वाई में से कोई दो कंपोनेंट दे रखे होंगे, या फिर एक्स जेड दे रखा होगा या फिर वाई जेड दे रखा होगा, तो फिर होगा प्लेनर एरे। ठीक है, और अगर डायमेंशन में होगा किसी तो उसको बोला जाएगा सिंगल डायमेंशन एरे। इस तरीके से जो लोकेशन होती है एंटीना को किस तरीके से किस मैनर में अरेंज कर रखा है अपन ने, उसके हिसाब से जो है एरे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उस हिसाब से एंटीना एरे का जो है अपन कह सकते हैं कि डिज़ाइन बनती है। ठीक है, सो बेसिकली दो चीज़ें अपन ने जानी थी कि डायमेंशन एंटीना एरे क्या होता है, ये अपन ने देखा था। प्लेनर एंटीना एरे क्या होता है, ये अपन ने देखा था। ठीक है, और अपन एक चीज़ देख रहे थे कि किस तरीके से जो है एंटीना एरे जो है उसका यूज़ किया जाता है, मतलब किस तरीके से अपन उसको डिज़ाइन करते हैं, वो अपन ने चीज़ जानी थी। ठीक है, बहुत सारे जब एलिमेंट है उनकी जो फॉर्मेशन करते हैं अपन, वो किस मैनर में करेंगे, उस हिसाब से अपनी जो है एंटीना एरे का जो है निर्माण होगा। ठीक है, और अपन ने क्या देखा था कि कुछ जो वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस होती है उसमें अपन को क्या चाहिए होता है, नैरो जो है बीम चाहिए होती है, नैरो बीम चाहिए होती है लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सो वो नैरो बीम अपन को चाहिए होती है लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। वो किससे पॉसिबल हो पाती है, केवल एंटीना एरे से जो है पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, इस वजह से अपन को एंटीना एरे की जो है ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एंटीना एरे। तो अपन देखेंगे कि जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस तरीके से बनेगा। वो अब जैसे एरे है, एरे कहने का सेंस क्या, बहुत सारे एंटीना अपन ने साथ में जोड़ दिया। सो दिस इज़ लाइक एन एग्जांपल कि अपन ने बहुत सारे जो है एंटीना एक साथ जोड़ दिए है ना। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एंटीना 1 हो गया, एंटीना 2 हो गया, यहाँ पे बहुत सारे एंटीना जुड़े हैं। एंटीना एन जो एंटीना है ना अपन एक साथ जो है कनेक्ट कर लिए है ना। अभी जो एन एंटीना एक साथ कनेक्ट होते हैं तो इससे किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से रेडिएशन जो है प्रोड्यूस होगा, वो अपन जानेंगे अब इस लेक्चर के अंदर है ना। सो बेसिकली दिस इज़ आवर एंटीना एरे, जिसके अंदर अपन ने एन जो एंटीना जो है ना, एन एंटीना को अपन ने कनेक्ट कर लिया आपस में, एन एंटीना को कनेक्शन दे दिया। अब होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि ये एंटीना 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट एंटीना की अपन बात करेंगे यहाँ पे। ये फर्स्ट एंटीना है, इसके बिहाफ पे अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एंटीना यहाँ पे लगाया अपन, इस तरीके से अपना जो है एंटीना कनेक्टेड है। ठीक है, तो अपन ये मानते हैं कि इसके अंदर जो रेडिएशन है वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है यहाँ पे। तो पर्टिकुलर अपन डायरेक्शन ले ली कि माना कि ये रेडिएशन जो है यहाँ से निकलेगा एंटीना से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडिएशन निकलेगा इस तरीके से निकलेगा यहाँ से। इसमें आने वाली करंट है उसको अपन ने I1 मान लिया। ठीक है, इसके अंदर आने वाली जो करंट है उसको अपन ने I1 मान लिया। ठीक है, और क्या था इसके अंदर, एक अपन इसके अंदर फेज शिफ्टर यूज़ करते हैं। ये जो अपन ने चीज़ यूज़ करी ना ये वाली, इसको फेज शिफ्टर बोलते हैं। ठीक है, जिसका एंगल अल्फा 1 मान लिया अपन ने। ठीक है, और एक चीज़ जो अपन यूज़ करते हैं वो होती है एटीन्यूएटर। नीचे ये एटीन्यूएटर यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं इस जगह पे, तो सिग्नल को एटीन्यूएट करने का काम करेगा। सो बेसिकली एक जो एंटीना होती है उसमें ये चीज़ें कनेक्ट होती है। सबसे पहले एंटीना है, फिर फेज शिफ्टर लगा दिया, उसके बाद एटीन्यूएटर लगा दिया। ऐसे ही अपन ने एन एंटीना जो है साथ में कनेक्ट कर लिया, एन एंटीना कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एन एंटीना कनेक्ट कर लिए, सब में एटीन्यूएटर लगा है, सब में फेज शिफ्टर लगा है, और सबके अंदर करंट आ रही है, और एक जो है रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस डायरेक्शन के अंदर जो है अपन ने माना है कि इस डायरेक्शन के अंदर एक रेडिएशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अब क्या होता है, इन सबको अपन करंट कनेक्ट कर लेते हैं एक ट्रांसमीटर से, यहाँ से जो अपना सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, इस ट्रांसमीटर से अपन यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ डिज़ाइन ऑफ एंटीना एरे, एन एंटीना एरे कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से एन एंटीना एरे जो है अपने एक साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं अपन। अब होता क्या है, इस तरीके से जो अपना ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, अब अपन क्या देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाय डिफरेंट एलिमेंट जो है यहाँ पे बहुत सारे जो एलिमेंट लगे, एन एलिमेंट लगे हैं, सबसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। अब जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा उसकी अपन कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर पहला जो एंटीना उससे उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको ऐसे लिखा जाएगा E1 इंटू ई टू द पावर जे साई। ठीक है, E1 इंटू ई टू द पावर जे साई, दिस इज द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीना 1। देन व्हाट वुड बी द
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एंटीना टू E2 into e to the power j psi 2, ठीक है. लाइक दैट ओनली we will see that what is the electric field produced by nth antenna, what would be the radiation, what would be the electric field produced by nth antenna En e to the power j psi n. So this is like that, ठीक है. तो ये बेसिकली डिफरेंट जो है एंटीना से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अपन ने देख लिया, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाल दिया. अब अपन देखते हैं करंट जो अपन ने सप्लाई की है जो I1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, I1 इंटू e to the power j अल्फ़ा 1, ठीक है. सो अल्फ़ा 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अपन यहाँ पे फेज शिफ्टर अपन ने लगा ना, किससे फेज शिफ्ट हो रहा है वो अल्फ़ा 1 जो एंगल अपन दे रहे हैं वो होगा, ठीक है. यहाँ पे अपन अल्फ़ा 1 लगा रखा है ना इस तरह, फेज शिफ्टर का ये अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा n इस तरीके से. सो दिस इज़ द एंगल, ओके. सो अब देखा जाए तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन देखेंगे तो E क्या निकल के आएगा, इन सबका समीशन होगा. सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका समीशन हो जाएगा E1 + E2 + E3 लाइक दैट ओनली En, ठीक है. तो इन सबको आपस में अपन सम कर देंगे. सो इस तरीके से जो है कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आएगा, ठीक है. और अगर अपन को अगर साई निकालना होगा तो साई किस तरीके से अपन निकालेंगे, साई होता है बीटा इंटू डी प्लस अल्फ़ा, वेर बीटा इज 2π/λ और डी क्या होता है, डी होती है स्पेसिंग, बीच की जो स्पेसिंग है उसको अपन डी से नोट करेंगे. अल्फ़ा अपन को पता है इनिशियल फेज जो अपन दे रहे हैं उसके अंदर वो होगा, और लैम्डा भी अपन को पता है कि लैम्डा होती है वेवलेंथ, ठीक है. तो बेसिकली इस तरीके से जो है अपना साई कैलकुलेट किया जाता है. अब अगर साई है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, साई इस तरीके से कैलकुलेट अपन करेंगे, है ना. लेकिन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन प्रोड्यूस करेंगे कि एंगल के ऊपर प्रोड्यूस करें इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे साई क्या होगा, यहाँ पे साई निकल के आएगा बीटा इंटू डी cos थीटा प्लस अल्फ़ा, cos थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है. और इस साई कहाँ से अपन मेज़र करते हैं, जीरो एंगल अपन यहाँ से मेज़र करेंगे, जिस एंगल पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ तक का एंगल, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज़ द मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे. साई अपन ने निकाल दिया है, डी अपन को पता है, स्पेसिंग अपन को दे रखी होगी, इनिशियल फेज अपन को दे रखा होगा, वेवलेंथ अपन को दे रखी होगी, उस हिसाब से अपन को साई निकालना है और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है, ठीक है. सो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इस तरीके से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को समेशन करके निकाल देंगे. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब होता एक्चुअली क्या है, 2 पॉइंट सोर्स की अपन अब बात करेंगे कि 2 पॉइंट जो सोर्स होता है उसकी अपन बात करेंगे, है ना. 2 पॉइंट सोर्स के अंदर क्या होगा वो अपन जानेंगे. उससे पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ. सो बेसिकली जैसे यहाँ पे 2 आइसोटोपिक पॉइंट सोर्स है, 2 आइसोटोपिक पॉइंट सोर्स है, कहने के सेंस यहाँ पे 2 सोर्स अपने लगा दें. पॉइंट नंबर 1 के ऊपर पहला सोर्स है और पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो है दूसरा सोर्स लगा रखा है अपन, है ना. दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है उसको अपन ने डी बोला है, ठीक है. और डी है और इनके जो मिड पॉइंट है वो एक ओरिजिन अपन ने माना है 0, ठीक है. तो 0 से d/2 चलते हैं तो दूसरा सोर्स मिलता है, और 0 से d/2 अपन लेफ्ट साइड चलते हैं तो अपन को पहला सोर्स मिलता है, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ अपन ने निकाला है. अब इनका जो ये फाई एंगल है वो अपन ने इसको माना कि इस एंगल से रेडिएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो कुछ ऐसे यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है फाई एंगल पे. पॉइंट जो 2 है या फिर अपन कह सकते हैं अपना जो सोर्स 2 है वो लीड कर रहा है 5/2 एंगल से, ठीक है. 5/2 एंगल से, या फिर अपन कह सकते हैं psi/2 एंगल से, फाई नहीं psi/2 एंगल से जो है लीड कर रहा है सोर्स 2, और सोर्स 1 जो है वो लैग कर रहा है psi/2 एंगल से, ठीक है. ये कुछ अपने एजम्पशन इसके अंदर लिए हैं अपन ने. तो इसके अंदर हो क्या रहा है, जो सेकंड जो है सोर्स वो क्या लीड कर रहा है psi/2 से, और जो फर्स्ट सोर्स है वो लैग कर रहा है psi/2 से, ठीक है. क्योंकि अपना जो ओरिजिन है, ओरिजिन से अपन एक साइड को पॉजिटिव माना, एक साइड को अपन ने नेगेटिव लिया, ठीक है. अब जैसे ये अपना एंगल है, ये अपन को एक चीज़ पता है कि ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है d है और यहाँ पे एंगल फाई है, तो ये कितना होगा, d cos फाई हो जाएगा, है ना. ये चीज़ कितनी हो जाएगी, d cos फाई हो जाएगी, ओके. तो बेसिकली इस चीज़ को अपन आगे यूज़ में लेंगे. अब होता क्या है, कंसिडर 2 आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स 1 and 2 हैविंग करंट सप्लाई विद द इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज. तो इसके अंदर जो अपन करंट जो सप्लाई कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका जो फेज भी है वो कैसा है, सेम है, तब वो हो जाते हैं आइसोट्रोपिक पॉइंट्स, ठीक है. सो इन दोनों आइसोट्रोपिक पॉइंट के अंदर अपन जो करंट सप्लाई करेंगे उनका एम्पलीट्यूड उनका फेज कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है. अब क्या होगा, ड्यू टू करंट
टू बोथ इज़ इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड जनरेटेड बाय बोथ एलिमेंट विल बी इक्वल। क्योंकि इसके अंदर जो करंट की सप्लाई है अपन सेम है दोनों के अंदर, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का वो कैसा होगा, उनका मैग्नीट्यूड होगा जो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू अपन E0 के बराबर मान लेंगे। दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि अपन दोनों के अंदर सेम जो है करंट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर अपन देखें इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कहने का सेंस क्या है कि ये वाला जो सोर्स है यहाँ से निकलने वाला रेडिएशन और ये वाला सोर्स है यहाँ से निकलने वाला रेडिएशन, तो ये कितना ज़्यादा चलेगा, यहाँ से जो निकलेगा रेडिएशन उससे कितना ज़्यादा चलेगा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा, वो कितना है d cos phi। ठीक है, d cos phi। और टोटल फेज डिफरेंस की अगर अपन बात करेंगे, फेज डिफरेंस कितना होगा इसका, बीटा d cos phi प्लस एल्फा। ठीक है, बीटा d cos phi प्लस एल्फा, वो हो जाएगा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अब एल्फा डिपेंड करता है कि आप कितना जो है एल्फा कितना इंट्रोड्यूस करवाते हो, है ना, किस एंगल से आप इनके अंदर फेज डिफरेंस करवाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जीरो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसका फेज डिफरेंस जो है बनेगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होती है। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी कॉस फाई जो है इनका फेज डिफरेंस निकल के आएगा। और अगर अल्फा एंगल अपन इनके अंदर और फेज शिफ्ट लगाते हैं एटीन्यूएटर के, जो अपन यहाँ पीछे यहाँ अपन लगाया था ना, ये अल्फा एंगल का फेज शिफ्टर ये अपन लगाते हैं, ये डिपेंड करता है कि अपन कितना लगाया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से और जो है इसका जो एंगल वेरी करेगा, या फिर अपन कह सकते हैं उसके हिसाब से इनका जो और फेज डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स 1 जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स 1 से निकलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, E1 विच इज़ इक्वल्स टू E0 e टू द पावर माइनस j phi बाय 2। ठीक है, माइनस क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि ये जो है लैग कर रहा है, सोर्स 1 जो है वो लैग कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स 2 के कारण क्या होगा, E2 इक्वल्स टू E0 इंटू ई टू द पावर j phi बाय 2, क्योंकि ये लीड कर रहा है, इस वजह से अपन यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया। और E0 अपन क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, जो इनका अपन कह रहे हैं कि दोनों के अंदर जो करंट की सप्लाई हो रही है वो सेम हो रही है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के अपन E1 और E0 जो कह रहे हैं कि वो होगा E0 के बराबर होगा, E1 और E2 जो होगा E0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि करंट जो सप्लाई हो रही है दोनों के अंदर सेम हो रही है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के अंदर इक्वल होगा। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से जो है E1 और E2 की वैल्यू अपन ने निकाली। अब अगर अपन टोटल निकालेंगे, अपन वही एरे की बात कर रहे हैं ना अभी, तो 2 पॉइंट अगर एरे लिया सिर्फ अपन ने, 2 पॉइंट एरे जैसे 3 लेंगे तो और चीज़ें इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपन 2 पॉइंट एरे की कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। सो बेसिकली अब अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहूँगा यहाँ पे, सो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 की जगह मैं E1 की वैल्यू डालूंगा, E2 की जगह मैं E2 की वैल्यू डालूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे यहाँ से मैंने E0 जो है कॉमन लेके बाहर निकाल दिया और ऊपर नीचे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो बाहर क्या हो जाएगा, 2 E0 हो जाएगा और अंदर बन जाएगा ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, e टू द पावर माइनस जे साई बाय 2 प्लस e टू द पावर प्लस जी साई बाय 2 बाई 2। ये क्या होता है, कॉस साई बाय 2 का जो है फॉर्मूला होता है। तो इसको अपन कंप्लीट को अपन इसको कॉस साई बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। सो 2 E0 कॉस साई बाय 2 जो है इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, टू नॉर्मलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो 2 E0 को अपन EN बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको कांस्टेंट है ना एक तरीके से, 2 E0 को अपन E2 जो है इसके अंदर कांस्टेंट लगा रखा है, तो अपन इसको EN से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना निकल के आएगा, E0 कॉस साई बाय 2 निकल के आएगा। ठीक है, और साई बाय साई अपन जानते हैं किसके बराबर होता है, बीटा डी कॉस फाई के बराबर होता है। और अगर अपने अल्फा का एटेन्यूएशन लगा रहे हैं तो फिर बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल के आएगा, ये ई की वैल्यू निकल के आएगी इस तरीके से। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, 2 पॉइंट एरे को कंसिडर करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी है ना। सो दिस इज़ लाइक दैट। इस डेरिवेशन को अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको करिए डेरिवेशन को, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि अपन जो इसका जो रेडिएशन पैटर्न है उसकी स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब अपन इसका जो रेडिएशन पैटर्न निकलता है उसकी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, रेडिएशन पैटर्न ऑफ 2 पॉइंट एंटीना एरे सेपरेटेड बाय हाफ वेवलेंथ। तो 2 पॉइंट एंटीना एरे, वही अपन ने 2 पॉइंट एंटीना एरे लिया जिसकी कैलकुलेशन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी करी है जस्ट। सो इसके अपन के अपन रेडिएशन पैटर्न किस तरीके से बनेगा उसकी जो है उसकी स्टडी करेंगे। सो ये जो बेसिकली 2 पॉइंट एरे यहाँ पे बना हुआ है, ये 2 पॉइंट एरे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, हाफ वेवलेंथ के बराबर, मतलब λ/2 के बराबर।
तो इससे निकलने वाला रेडिएशन किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से डिज़ाइन कैसे बनी है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन बनी है, तो इसका रेडिएशन पैटर्न इस तरीके से आया है। तो ये क्यों आया है ऐसा, इसकी स्टडी अपन करें। ठीक है, सो अभी आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये वाला पोर्शन जो है ना इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये अपन पूरा डिज़ाइन करेंगे। अभी आपको केवल ध्यान दीजिए इन चीज़ों के ऊपर। यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सो ई जो है, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट ई एन कॉस बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा डिवाइड बाई 2। ये जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इक्वेशन निकल के आई है, जिसमें बीटा अपन जानते हैं 2 के बराबर होता है और डी अपन जानते हैं लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन अपन अभी क्या ले रहे हैं कि अल्फा जो है ना अपना एटीन्यूएशन अपन 0 ले रहा है, एटीन्यूएशन एंगल जो अपन लिया था ना ये वाला 0 ले रहा है। ठीक है, इसको अगर 0 ले लिया और ये लैम्डा बाई 2 है और ये बीटा बाई लैम्डा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है और 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो रहा है। मतलब इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आपस में कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन के क्या आ गया, एक तरीके से ये चीज़ क्या बन के आ गई, ई जो है वो निकल के आया है ई एन कॉस पाई बाई 2 कॉस फाई के बराबर जो है निकल के आया है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकल के आ गया, ई एन कॉस पाई बाई 2 कॉस फाई जो है ये निकल के आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना निकल के आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना निकल के आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इसका मैक्सिमा और मिनिमा की कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा ये चीज़। ठीक है, सो मैक्सिमम मिनिमम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ई एन जो है इसकी वैल्यू तो एक सर्टेन वैल्यू रहेगी, लेकिन ये जो है वो चेंज होगा, इसके हिसाब से जो मैक्सिमम मिनिमम वेरी करेगा। मैक्सिमम मिनिमम कहने का मतलब ये जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। सो कॉस पाई बाई 2 कॉस फाई है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस माइनस 1 के बराबर। ठीक है, प्लस माइनस 1 के बराबर, प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 1 मतलब अपर साइड, माइनस 1 मतलब लोअर साइड, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब कॉस के अंदर कोई टर्म है वो प्लस माइनस 1 कब होती है, जब उसकी वैल्यू कितनी एन पाई के बराबर हो जाए। कॉस की वैल्यू एन पाई मतलब कॉस की वैल्यू 0 के ऊपर 1 होती है, पाई के ऊपर माइनस 1 होती है, फिर 2 पाई के ऊपर इस तरीके से जो है वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरीके से जो प्लस 1 माइनस 1 जो है वेरी होती है। ठीक है, सो ये पता लग गया अपन को, मतलब इस वाले जो अंदर का जो एंगल है उसकी वैल्यू एन पाई के बराबर होनी चाहिए। अभी पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, प्लस माइनस 2 एन के बराबर जो है इसकी वैल्यू निकल के आई। अंदर का जो कॉस फाई है ना इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 एन निकल के आई। ठीक है, अब अगर एन 0 हो जाए, अब एन जब 0 होगा तब फाई की वैल्यू कितनी होगी, एन 0 मतलब कॉस फाई 0 मतलब फाई कितना हो गया, फाई की वैल्यू 90 या फिर 270 इस तरीके से होनी चाहिए। तो बात आई समझ में, कहने का सेंस ये है कि अपना मैक्सिमम कहाँ पे वेरी कहाँ पे अकर करेगा ये अपन देख रहे हैं। तो अपन ने पूरी कैलकुलेशन करी, फाई की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। यहाँ पे फाई की वैल्यू अपन ने निकाली, एन की वैल्यू 0 के लिए, एन की वैल्यू 0 है मतलब ये कॉस फाई 0 के बराबर होनी चाहिए। कॉस फाई 0 के बराबर 90 के ऊपर 270 के ऊपर। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि अपना मैक्सिमा कहाँ आकर करेगा, जहाँ पर फाई की वैल्यू 90 होगी या फिर 270 होगी, वहाँ पर अपना मैक्सिमा आकर करेगा। तो जो ये जो सर्किल है ना, यहाँ पर अपना मैक्सिमा कहाँ आकर करेगा, या तो 90 के ऊपर या फिर 270 के ऊपर, जो कि नीचे है, यहाँ पर एडी करेगा, यहाँ पे जो है लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा अपना मैक्सिमा। तो ये पॉइंट अपन को मिल गया मैक्सिमा का। अब अपन बात करते हैं मिनिमा की। सो मिनिमा कहने का सेंस क्या है, ये जो अपना पार्ट है कॉस पाई बाई 2 कॉस फाई, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मिनिमा होगा, पहला प्लस माइनस 1 तक बोलता मैक्सिमा, अब होगा ये 0 के बराबर। सो 0 के बराबर कहने का सेंस क्या है, कॉस के अंदर कोई एंगल है वो 0 कब हो सकता है, 2 पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के ऊपर। ठीक है, मतलब 90 270 इस तरीके से जो है आप 99 इसमें 180 ऐड करते जाओ। सो बेसिकली इस तरीके से जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है अपना मिनिमा अकर करेगा। ठीक है, सो बेसिकली अब ये वाला पार्ट अपन अंदर का जो है वो इसके बराबर कर देते हैं, पाई बाई 2 कॉस फाई जो है वो इसके बराबर कर देता है। इससे क्या होगा, ये पाई बाई 2 कैंसिल हो गए, कॉस फाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2n प्लस 1 के बराबर जो है निकल के आई। ठीक है, कॉस जो फाई है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 2n प्लस 1 के बराबर जो है निकल के। ठीक है, और इसके अंदर भी वही अपन चीज़ करेंगे सेम जो अपन ने पिछली बार करी है, एन की वैल्यू को अगर 0 लेते तब क्या होता है ना, जो अपन अभी जस्ट करके आए हैं वही चीज़ अपन सेम इसके अंदर रिपीट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कॉस फाई जो है
बराबर निकल के आया प्लस माइनस 2n + 1 के बराबर। तो n जब 0 होता है मतलब cos phi किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 के बराबर। ये वाला n अगर 0 होता है 2n पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट मतलब cos phi प्लस माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। अब cos phi जो है प्लस माइनस 1 कब होता है, cos phi प्लस माइनस 1 कब होता है, ऐसा होगा ना ग्राफ इस तरीके से 0 के ऊपर 180 डिग्री के ऊपर, इस तरीके से जो है cos phi जो है 1 के बराबर होता है इस पॉइंट के ऊपर, है ना। सो फाई की वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 या फिर 180। सो कहने का सेंस ये है कि अपन जो ये ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपन ग्राफ देखते हैं, इसमें 0 और 180 के ऊपर ये वाली 0 वाली लाइन है और ये 180 के ऊपर है, इसके ऊपर कोई भी जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडिएशन अकर नहीं करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो है कुछ रेडिएशन जो है बनेगा, इसका रेडिएशन पैटर्न है वो इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन नहीं होगा, 0 रेडिएशन होगा। मैक्सिमम रेडिएशन का होगा 90 और 270 के, 90 और 270 के ऊपर। सो आई होप ये आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी अब कि किस तरीके से जो है इसका रेडिएशन पैटर्न बन रहा है ना, 2 पॉइंट एंटीना एरे का। पूरी कैलकुलेशन अपन अच्छे से समझ ली है, इसका डेरिवेशन आप अच्छे से देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं कि अपनी जो हाफ पावर बीम विड्थ होती है HPBW अपन ने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उसकी अगर कैलकुलेशन करना चाहिए कि वो किस एंगल के ऊपर लाई करेंगे। जैसे इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो हाफ पावर बीम विड्थ है वो यहाँ पे इस तरीके से 60 और 120 को लाई कर रही है, तो कैलकुलेशन करके निकाला गया है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हाफ पावर बीम विड्थ है 60 और 120 पे क्यों लाई कर रही है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो हाफ पावर बीम विड्थ क्या होती है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसका रूट पार्ट EM डिवाइड बाय रूट की जो पार्ट होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होती है हाफ पावर बीम, ठीक है। सो बेसिकली जो है अब ये जो है इसके बराबर होनी चाहिए, ई जो है EM डिवाइड बाय रूट 2 के बराबर होनी चाहिए। सो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू अपन को पता है EN cos π/2 cos phi, ठीक है। और यहाँ पे EM डिवाइड बाय रूट 2, तो वो जो ये ई और ये ई जो है आगे वाले कैंसिल हो जाते हैं, अंदर जो पार्ट बचा हुआ है ना, जैसे cos π/2 cos phi इक्वल टू 1/√2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी 1/√2 के बराबर हो जाएगा, तो कहने का सेंस क्या है, ये 1/√2 के बराबर कब होता है, cos के अंदर कोई एंगल 1/√2 के बराबर कब होता है, 2n + 1 ± π/4 के, ठीक है। 2n + 1 ± 2n + 1 π/4 के ऊपर जो है 1/√2 के बराबर होता है। सो बेसिकली अब अपन क्या करेंगे, इसको फिर से अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है अपन को, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 ये 4 जो है कैंसिल हो जाएंगे 2 से। सो बेसिकली cos phi है, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे, ± 2n + 1 × 1/2 के बराबर, × 1/2 के बराबर। फिर से जो n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4 कितनी हो सकती है, 0 के ऊपर सब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो n बराबर 0 डालेंगे यहाँ पे, तो n बराबर 0 रखेंगे तो cos phi की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, n बराबर 0 अपन यहाँ पे पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। सो 1/2 निकल के आएगी ± cos phi की वैल्यू। cos phi की वैल्यू 1/2 कौन कौन से एंगल पे होती है, 60 पे और 120 के ऊपर, है ना। 60 और 120 के ऊपर जो होती है अपनी cos phi की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, ठीक है। सो बेसिकली कहने का सेंस ये है 60 और 120 के बीच में अपनी जो है हाफ पावर बीम विड्थ जो है लाई करेंगे। अब इन दोनों एंगल को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 120 और 60 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 डिग्री एंगल जो है ना उनके बीच वाला, वहाँ पर जो अपनी हाफ पावर बीम विड्थ लाई करेंगे। कहने का सेंस ये है कि यहाँ से स्टार्ट होगी 60 से जो है अपनी हाफ पावर बीम विड्थ जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी 120 डिग्री एंगल तक। कितनी होगी इस हाफ पावर बीम विड्थ की जो लेंथ कितनी होगी, 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। सो आई होप आपको अभी पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले अपन ने जो है 2 पॉइंट जो एरे है उसकी जो है अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अपन ने डिराइव किया अच्छे से। अपन ने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकल के, सबसे पहले अपन ने ये भी देखा कि एरे जो होते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकल के आता है। उससे फिर अपन ने 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एरे की जो है कैलकुलेशन करी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फिर अपने रेडिएशन पैटर्न जो बनता है उसकी डिज़ाइन किस तरीके से होती है 2 पॉइंट एरे के लिए, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अपन ने करी। ओके, अंडरस्टूड। सो अब इसके अंदर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ आप मुझे बताइए स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी अगर, ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी अगर यहाँ पे जो मैंने लिया है किसके लिए लिया है, हाफ वेव लेंथ सेपरेटेड बाय हाफ वेव लेंथ के लिए मैंने ये लिया है।
ठीक है। रेडिएशन पैटर्न ऑफ 2 पॉइंट एरे सेपरेटेड बाय हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ के लिए मैंने लिया है। तब क्या हो रहा है, हाफ वेवलेंथ लेने का कहने का सेंस क्या है, दोनों जो पॉइंट है, जो 2 पॉइंट एरे है, दोनों λ/2 से जो है सेपरेटेड है। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/2 से सेपरेटेड है। अगर ये वेवलेंथ हाफ में ली जाए, फुल वेवलेंथ के लिए ले लें, तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा के बराबर। ठीक है, लैम्डा के बराबर जब डी की वैल्यू देखिए, सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, सारी की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करिए। सो बेसिकली जब क्या होगा, जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, डी की वैल्यू λ/2 की जगह लैम्डा हो जाएगी, तो लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल होकर यहाँ पे पाई आ जाएगा, पाई/2 की जगह क्या आ जाएगा, पाई cos पाई आ जाएगा। ठीक है, और सारी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेगी, मैक्सिमा मिनिमा सब अलग अलग जगह आकर करेंगे, और उसके बाद जो है उनका रेडिएशन पैटर्न है उसके हिसाब से वो भी चेंज होगी। ठीक है, और हाफ और बीम भी तो उसकी लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो अपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से वर्क करिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से जो है सारी कैलकुलेशन की जाती है। और यहाँ पे अगर एटेन्यूएशन एंगल कुछ ना कुछ दिया जाए तो उसका एडिशन करना कभी मत भूलना। यहाँ पे वैसे तो जीरो ही रखते हैं अपन, क्योंकि फिर डेरिवेशन बहुत ही लेंदी हो जाता है, एग्जाम के अंदर भी आपको जीरो दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है अपन को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो एटेन्यूएशन एंगल होता है उसके वेरी होने से जो है अपनी कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से जो है अपना अपन ने कैलकुलेशन करी मैक्सिमम मिनिमा की, और एन की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट रख के भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। जैसे एन की वैल्यू 0 पर कैलकुलेट करी ना अपन ने, आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ये सब मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आना है ना, ये सब वही रहेगा, ये सारी चीज़ वही रहेगी। आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। सो इस तरीके से अपन ने डिज़ाइन किया है अपना रेडिएशन पैटर्न ऑफ 2 पॉइंट एरे, 2 पॉइंट एंटीना एरे सेपरेटेड बाय हाफ वेव। और उसके बाद अपन ने हाफ पावर बीम विड्थ होती ना, उसकी जो है कैलकुलेशन करके और डिज़ाइन किया, है ना। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, और अच्छे से आप इसको घर पे रिवाइज़ करिए, अच्छे से देखिए किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी, इसके बारे में जानिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगली क्लास के अंदर अपन अब देखेंगे रेडिएशन पैटर्न ऑफ 2 पॉइंट एरे सेपरेटेड बाय वेवलेंथ, जो मैंने आपको भी बताया ना लैम्डा के लिए, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, एक बार मैं आपको बता चुका हूँ डी की वैल्यू जब लैम्डा हो जाएगी तब क्या क्या चेंज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको अभी एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब आप असाइनमेंट के रूप में आप एक बार करके देखिए घर पे, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पे। एंड यू जस्ट क्रॉस वेरीफाई दीज डेरिवेशन फ्रॉम आवर क्लास। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अपन जो है फुल वेवलेंथ के लिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें डी जो है लैम्डा के बराबर होता है, उसका रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, और वो कैसे होगा ये अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दैट, आप सारे के सारे जो है ये जो क्वेश्चंस है जो मैं आपको डेरिवेशन यहाँ पे करा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हर क्लास नहीं लगेगी, है ना। तो इसकी जो प्रैक्टिस आप घर पे अच्छे से करते रहिए, और है ना कोई भी आप डाउट आए मुझे पूछिए, और है ना इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो भी अपन करेंगे, लेकिन बेसिकली जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस से पीछे मत हटिए, है ना, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ताकि आपको सब क्लास में चीज़ें समझ ना मिले, क्योंकि सारी क्लास क्या होती है पिछली क्लास से कोरिलेटेड होती है। तो आप अच्छे से स्टडी करते रहिए सारी चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें, और अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करिए, है ना। तो बेसिकली हाफ वेवलेंथ के लिए अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर फुल जो वेवलेंथ होती है ना सेपरेटेड बाय फुल वेवलेंथ, उसकी कैलकुलेशन अपन अच्छे से नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।